इतिहास मिथकों और भ्रांतियों से भरा हुआ है और यह अधिक आधुनिक होने पर निराशाजनक परिणाम उत्पन्न करता है। और चूंकि हमारी आधुनिक दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा सीधे फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युगों का वंशज है, तो उन समय कालों के आसपास के मिथक अनेक हैं। और समस्या यह है कि इन मिथकों में से बहुत से उनकी सतह पर ऐसा लगता है कि वे वास्तव में हम जैसे नर्ड्स की गूढ़ रुचियों के अलावा ज्यादा महत्व नहीं रखते। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ तक कि ये छोटी गलतफहमियां अक्सर उनके दिल में बहुत गहरे निहितार्थ रखती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने सोचा कि नेपोलियन युद्धों के बारे में मेरे पसंदीदा कुछ झूठ पर झलक देना मजेदार होगा। 18वीं शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रियन साम्राज्य से गिरोंडोनी एयर राइफल एक दिलचस्प तकनीकी वस्तु थी। यह एक ऐसा आग्नेयास्त्र था जो गोलियां तेजी और शांतिपूर्वक चलाने के लिए काले पाउडर की जगह संपीड़ित हवा का उपयोग करता था। जब आप केवल चीजों के मूल आंकड़ों को देखते हैं तो वे बेहद शानदार लगते हैं, लेकिन गहराई से जांचने पर हथियार कभी सचमुच लोकप्रिय नहीं हुए। कई कारण हैं। उन्हें तेजी से फायर करने की क्षमता थी, लेकिन प्रारंभिक हवा के चार्ज समाप्त होने पर उन्हें दबाव में वापस लाने के लिए पंपिंग की जरूरत होती थी। उनमें फ्लिंट लॉक्स की स्थिरता नहीं थी और स्पष्टतया वे बेयोनेट फिट नहीं कर सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे निर्माण करने में अत्यंत जटिल थे और कम से कम कहने के लिए मैदान में बनाए रखना मुश्किल था। इसका अर्थ है कि 19वीं सदी की शुरुआत से उनके आधिकारिक उपयोग के अंत तक उन्हें केवल व्यक्तिगत कारीगरों द्वारा सैकड़ों में निर्माण किया गया था, न कि 10,000 या लाखों में जो सामान्यतया सैन्य सेवा के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप इन विवरणों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ साल पहले इस पर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा। लेकिन यह कहना पर्याप्त होगा कि इन टुकड़ों द्वारा प्रस्तुत प्रौद्योगिकी के आश्चर्य के बावजूद वे आश्चर्यजनक हथियार नहीं थे। वे केवल ऑस्ट्रियाई सेना के तुर्कों के खिलाफ सीमित उपयोग और उत्तरी अमेरिका के लुइस क्लार्क अभियान के प्रदर्शन हथियार के रूप में उपयोग के लिए देखे जाएंगे। मिथक क्या है? यह वह है जिसे आप इंटरनेट पर एयर राइफल्स के संबंध में बार बार दोहराते हुए देखेंगे कि नेपोलियन खुद इन एयर राइफल्स से इतना घृणा करते थे कि उन्होंने किसी भी दुश्मन सैनिक को इसके साथ पकड़े जाने पर बिना मुकदमे के तुरंत मौत की सजा देने का आदेश दिया। इन आतंकवादी हथियारों का फ्रेंच डर इतना था, जो इतनी जल्दी इतनी चुपचाप मारते थे और बिना किसी धुएं के। लेकिन मुश्किल ये है बेशक कि नेपोलियन ने शायद ही कभी इन चीजों में से एक के खिलाफ गए हो। उनका इस्तेमाल बहुत सीमित था। मैंने अनेक लोगों को इस कहानी के बारे में बात करते सुना है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से किसी के पास इसका कोई संदर्भ नहीं होता। मेरे ज्ञान अनुसार नेपोलियन ने कभी भी इस तकनीकी को दूसरी बार सोचा हो, ऐसा मानने का इतिहासकारों के दृष्टिकोण से कोई ठोस कारण नहीं है। इतिहास में मिथक आम है, जैसे पहले विश्व युद्ध में जर्मनों द्वारा शॉटगन का विरोध, जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, से लेकर मध्य युग के फ्रांसीसियों द्वारा लॉन्गबोमेन की मध्यमा उंगलियों को काटने तक। इन मिथकों के साथ कुछ रोचक परतें भी होती हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं, जिस भी रूप में और जितनी भी गंभीरता के साथ, अगर वह समझ में आता है, वे स्पष्ट रूप से युद्ध क्षेत्र पर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने का तरीका दर्शाते हैं। अब मैंने हाल ही में एक वीडियो में इतिहास के इस पूरे सबसे घातक योद्धा दृष्टिकोण के बारे में बात की, जहां इन हाइपर विशिष्ट सांख्यिकियों पर सनसनीखेज जोर दिया जाता है। लॉन्गबो की रेंज, घुसपैठ करने वाली आग्नेय शक्ति, वह तुम्हें पता है, तुम उन सभी को जोर देते हो जो तुम्हें पता है कूल हैवी मेटल रिफ्ट कारकों पर, जबकि उनके किसी भी संदर्भ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हो। अब इनमें इस मामले में गिरोंडोनी प्रणाली के लाभों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि इसकी अंतर्निहित कमियों को नजरअंदाज किया जाता है, जो भले ही यह एक रोमांचक प्रौद्योगिकी थी, अंततः इन राइफलों को किसी के लिए भी उनकी सैन्य में वास्तव में उपयोगी नहीं बनाती थी। अंततः नेपोलियन की सेनाओं ने हवाई राइफलों का सामना किया, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में इसकी चिंता थी? हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्या यह उसके रडार पर एक छोटी सी ध्वनि भी होती? खैर, शायद इनमें से 2000 से कम चीजें कभी बनी थीं, जबकि नेपोलियन युग में सेनाएं लाखों की संख्या में थीं। फिर भी अगर हम उनकी सभी कमियों को दूर कर दें,
तो भी यह सीमित तैनाती प्रणाली कभी भी एक बटालियन की आग्नेयास्त्र शक्ति को थोड़ी बढ़ाने से अधिक करने में समर्थ नहीं होगी। न ही यह उन्हीं पुरुषों को तोपखाने की आग या भालाधारियों के आक्रमण या उन्हें बहुत अधिक संख्या में दुश्मन की आग से बचाने में कोई कम संवेदनशील बनाएगा। दिन के अंत में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से खोने या नष्ट होने से ऑस्ट्रियाई लॉजिस्टिक लाइनों को बड़ा झटका मिलेगा, जबकि एक साधारण मस्किट खोने पर आप बस एक नया प्राप्त कर लेते हैं। और फिर भी मिथक हमें यह विश्वास दिलाता है कि यह एकल हथियार प्रणाली इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली और इतनी डरावनी थी कि सम्राट स्वयं उन व्यक्तियों के तत्काल निष्पादन के लिए एक औपचारिक आदेश जारी करेंगे जिन्होंने उन्हें धारण किया था, मानो वे पूरी लड़ाइयों को जीतने के लिए पर्याप्त थे, इसके बावजूद कि हमारे पास उनके किसी भी लड़ाई में उपस्थित होने का प्रमाण तक नहीं है। और उन्होंने फ्रांसीसियों के दिलों में इतना व्यापक डर पैदा कर दिया था, जो उनसे इतना नफरत करते थे, यहां तक कि तोपची जो कैनिस्टर शॉट चला रहे थे उनसे भी ज्यादा। दूर से अधिकारियों को निशाना बनाने वाले राइफलमैन या रैखिक युद्ध का कोई अन्य भयानक और वास्तव में सामान्य हिस्सा जो पहले से ही काफी भयानक था। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या नहीं डरावना है? ठीक है, वीडियो का प्रायोजक एक्स्टर। चलिए उनकी ओर से त्वरित बात करें। मैंने कोने को मोड़ा और वहां वे थे, 2 मेंढक, तैयार बंदूकें और मेरे पास सिर्फ वह बेसहारा पिगलेट। तो तुमने क्या किया टिम? खैर दोस्तों, मुझे यह कठिन लग रहा था। मैं निर्भीक हूं। मुझे तत्परता से सोचना पड़ा, इसलिए मैंने फ्रेंची की ओर देखकर कहा, बोंजूर दोस्त, पार्लेवू फिस्टिकफ्स। फिर मैं उसे गोली मारने का मौका दिए बिना ही अंदर घुस गया और धमाका। मैं अरे क्षमा करें बाधा डालने के लिए। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं टिमी? टिम, आपको इसका ध्यान रखना होगा। नहीं, ठीक है, जल्द वापस आऊंगा, चिंता मत करो लड़को। ब्रैंडन, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे मरते हुए देखकर यहां और उत्पात दिखाने आए हो? टिमी, मुझे उसके लिए दुख है, परंतु वह समय अब गुजर गया है। मेरे नए दोस्त हैं, मेरी एकमात्र परिवार जरूरत रेजिमेंट है। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूं छोटे टिमी? यदि इससे तुम मेरी पीठ से उतर जाओ, आशा है। तो कुछ सप्ताह पहले मैं शहर के एक बड़े इवेंट से लौट रहा था। पार्किंग गैराज टिम्मी पूरी तरह से अराजक था। सभी एक साथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ कुछ ही कियोस्क बचे थे जहां हम भुगतान कर सकते थे। तो आप देखते हैं, मैं अंततः अपनी यात्रा को जारी रखता हूं। विचार करता हूं कि मैं विनम्र, धैर्यवान और शिष्ट हूं। सही, मैं टिकट डाल रहा होता हूं और भुगतान करने जा रहा होता हूं, तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। ओह नहीं, मैंने सोचा, क्या मैंने गलती से लाइन काट दी? क्या कोई मुझसे नाराज होगा? तो मैंने पलट कर देखा और खैर, मैं हैरान था क्योंकि मेरे पीछे का आदमी मुझ पर मुस्कुरा रहा था। अरे, वह मुझसे कहता है, बटुआ अच्छा है। मैं देखता हूं और खैर, तब मुझे एहसास होता है कि वह अपना खुद का बटुआ ऊपर उठाकर मुझे दिखा रहा है। मैंने इसे शुरू में मुश्किल से नोटिस किया। उसके हाथों में यह इतना चिकना और स्मूथ था कि बस उसकी छोटी उंगली की एक झटके से उसने त्वरित कार्ड एक्सेस बटन को सक्रिय कर दिया, जिससे 12 डेबिट और क्रेडिट कार्डों का एक सुंदर पंखा सामने आ गया। साथ ही अंदर कैश के लिए भी जगह थी। टिम्मी, वह एक अतिरिक्त वॉलेट था, बिल्कुल वैसा ही स्टाइल जैसा कि मेरे अपने हाथों में था। अरे अरे, मैंने कहा अच्छा। मेरे अंदर का एक हिस्सा मेरी कहानी उसे बताना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि एक्स्टर ने मुझे इन प्रायोजनों में कैसे सहयोग किया। उसे यह बताएं कि मेरे कोड ब्रैंडनेफ का अच्छा, तुम्हें पता है क्या? नहीं, ये थोड़ा जटिल है। ये हास्यास्पद है। तुम्हें पता है क्या? बस सभी को मार डालो, हम फिर पुराने तरीके से काम करेंगे। यह शीघ्र ही उस काले सफेद दुनिया को दिखाता है जिसमें एक पक्ष नई विकासों का उपयोग चतुरता से कर रहा है, जैसे कि चट्टानों और पेड़ों के पीछे अपनी मौन बंदूकों से गोलीबारी करता है। दूसरा पक्ष इसका जवाब डर, घृणा और सोच बिना की गई हिंसा से दे रहा है। मौके पर ही सारांश निष्पादन। यहां तक कि ऐसा न करने का कोई कारण हो तो भी, अगर तुम्हें उस बंदूक वाला मिले तो तुरंत वहीं उसे मार डालो। एक पक्ष प्रौद्योगिकी और बुद्धिमान है, जबकि दूसरा बर्बर और क्रूरता से जिद्दी है, जो वास्तव में विशेष रूप से विडंबनापूर्ण है। आप जानते हैं, ऑस्ट्रियाई सैन्य इतिहास को देखते हुए। लेकिन इस मामले में, क्योंकि जोर नेपोलियन खुद इस निर्णय को लेने पर भी दिया जाता है, यह उसे विशेष रूप से एक बहुत ही विशेष नकारात्मक तरीके से चित्रित कर रहा है। मैं तो उस आदमी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। मेरा कहना है, ठीक है, वह थोड़ा जिद्दी था, लेकिन वह सैन्य मामलों में मूर्ख नहीं था। और किसी भी प्रकार की नीति रखना
जहां आप बस तुरंत दुश्मन सैनिकों को अंततः कोई व्यावहारिक कारण न होने पर भी मार डालते हैं। ये कुछ नहीं करेगा सिवाय इसके कि उसके दुश्मनों को और कार्रवाई के लिए प्रेरित करे। और सब कुछ यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण मिथक है कई अलग अलग स्तरों पर। इसे सही ठहराने के लिए कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। यह सिर्फ समझ में नहीं आता है और अंततः मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इस समय की अवधि में सैन्य रूप से कैसे काम किया गया, रणनीतिक रूप से, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात रसद रूप से, लेकिन यह नैतिक चरित्र और यहां तक कि सभी अलग अलग राष्ट्रों की सीधी बुद्धिमत्ता की भी एक त्रुटिपूर्ण तस्वीर पेश करता है। सैनिकों की, उनके नेताओं की, मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय की अवधि की। लेकिन बेशक इसके साथ ही दुर्भाग्यवश यह मुश्किल से ही, यहां तक कि सबसे बुरा अपराधी भी नहीं है। मस्किटों के युग में हथियार प्रणालियों और उनकी व्यावहारिकता के आसपास के लोकप्रिय मिथकों के क्षेत्र में यह सिर्फ सबसे बुरा अपराधी ही नहीं है, यह तो दूर दूर तक सबसे हास्यास्पद भी नहीं है। यह अगला मिथक मेरे द्वारा कुछ साल पहले बनाए गए एक वीडियो के बारे में है, जिसमें फ्लिंटलॉक मस्केट के लॉन्गबो के मुकाबले स्वतंत्र लाभों पर चर्चा की गई थी। खैर, मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि वह वीडियो कितना लोकप्रिय हुआ। इसने टिप्पणियों में गहरी बहस उत्तेजित की और अन्य चैनलों से प्रतिक्रिया वीडियो भी आए। यह काफी डरावना था क्योंकि इसने मुझे यह समझने में मदद की कि लोग वास्तव में मेरे इंटरनेट पर बोले गए शब्दों का ध्यान रखते हैं। यह एक डरावना क्षण है, लेकिन वैसे भी बहुत सारी बातचीत मूल रूप से लोगों द्वारा यह बताने पर आधारित थी कि जबकि मैं सही था, प्रश्न स्वयं इतना आधारहीन था कि इसे पूछना भी मूर्खतापूर्ण था। फिर भी मेरे पहले वीडियो के अनुसार आप किसी भी कारण से एक मस्किट की तुलना एक धनुष से नहीं कर सकते, और यह बेतुकी बातचीत है। यह अधिकांश लोगों के लिए स्पष्ट है, लेकिन मैं अपना बचाव यहां करूंगा क्योंकि मुझे उस समय यह जानकारी थी और मैंने वीडियो में इसे स्वीकार किया था। वास्तव में, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, मैं उस तुलना को करने का कारण विशेष रूप से इसीलिए था क्योंकि इंटरनेट पर एक मिथक है जो यह कहता है कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने खुद एक समय पर अपनी सेना में लॉन्गबोमैन की सेवा के लिए अनुरोध किया था। यह सवाल उभरता है कि क्या एक लॉन्गबोमैन प्रारंभिक प्रायद्वीपीय युद्ध में मूल्यवान होता, जिसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। उस सवाल का जवाब कई 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 कारणों से नहीं है। वे वास्तव में नहीं होंगे। नेपोलियन युग में किसी भी सेटिंग में लॉन्गबोमैन की एक कंपनी रखना अधिकतर एक मूर्खतापूर्ण, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा विचार होगा। तो यहाँ फिर से हमारे पास पिछले एक की तरह ही समान पड़ते हैं, हालांकि इस मिथक को जो इतना हानिकारक बनाता है, यह लॉजिस्टिक्स और सैन्य इतिहास में वास्तव में शामिल होने वाले अन्य सभी कारकों की तुलना में एक व्यक्तिगत हथियार प्रणाली पर जोर दे रहा है। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक आंकड़े आमतौर पर खुद को बहुत मूर्ख समझते थे क्योंकि उन्होंने इन स्पष्ट समाधानों को सामने नहीं देखा। इस मामले में धनुष और तीर उन हथियारों से बहुत अधिक श्रेष्ठ थे जिन्हें सदियों पहले प्रतिस्थापित किया गया था। आपके सुझाव से लगता है कि सैन्य पेशेवर जिन परिस्थितियों में वे तर्क कर रहे हैं, उन्हें आपके दिए गए संकेत को समझने की क्षमता नहीं थी। उन्हें यह नहीं समझा गया कि वे एक ऐसे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसका लंबा इतिहास है। फिर से, अगर आप उस प्रश्न को विस्तार से जानना चाहते हैं कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार क्यों है, मैं आपको उस पुराने वीडियो का संदर्भ दूंगा, लेकिन यह कहना पर्याप्त होगा कि यहां तक कि अगर वेलिंगटन के ड्यूक ने नेपोलियन युद्धों में धनुर्धारियों की एक सेना की मांग की थी, तो भी यह उनके समय की पिछड़ेपन से परे, या बल्कि अंतर्दृष्टि, आप जानते हैं, किसी भी तरह का बड़ा खुलासा नहीं होता कि लॉन्गबो वास्तव में एक सुपर हथियार था। यह नहीं होता। वास्तविकता यह है कि ड्यूक उत्तेजक बताए जाने की तुलना में उत्तेजक नहीं है। फिर भी यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण विचार है। मिथक यहां मेरे विचार से ध्यान देना योग्य है। यह विचार कहां से आता है? यह पूरी तरह से हास्यास्पद विचार जो कुछ वृत्तों में इतना लोकप्रिय हो गया है। यह कैसे हुआ? और इस मामले में अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कोई आधार नहीं है, तो इस तरह के मिथक कहां से आते हैं? खैर, शुक्र है, जैसा कि मैंने कहा, वह लॉन्गबो वीडियो काफी लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा, और जब रॉयल आर्मरीज के जोनाथन फर्ग्यूसन खुद मुझसे इस बारे में संपर्क किया, तो मेरा अपना वास्तविक स्टार स्ट्रक क्षण था।
वह कहानी से वैसे ही मोहित थे जितना मैं, और उन्होंने मेरे लिए मिथक की उत्पत्ति का थोड़ा अध्ययन किया और कुछ अद्भुत जानकारी प्राप्त की। वाह, मेरे ख्याल से यह बहुत शानदार है। एक छोटी सहयोगिता मुख्य व्यक्ति और रॉयल आर्मरीज के साथ भी मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूं। मैं फुटेज जोड़ सकता हूं, लोगों द्वारा मेरे लिए बनाए गए विभिन्न प्रतिक्रिया वीडियो के बारे में बात कर सकता हूं। यह नेटवर्किंग का अद्भुत अवसर है। मैंने उस फुटेज पर लगभग 2 साल तक बैठा रहा तो उस पे गेंद गिरा दी, लेकिन हमारे पास वैसे भी एक समय यात्रा करने वाला शस्त्र और तोपखाने का रक्षक है यहाँ हमें बताने के लिए कि वेलिंगटन और लॉन्गबो का यह पागल विचार वास्तव में कहां से आया था। इसे आगे बढ़ाओ जोनाथन। नमस्ते सभी, और ब्रैंडन का धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जोनाथन हूँ, यूके में रॉयल आर्मरीज में फायर आर्म्स और आर्टिलरी का कीपर हूँ। और जब मैंने ब्रैंडन को यह कहानी सुनाते हुए या इस कहानी का जिक्र करते हुए सुना कि वेलिंगटन के ड्यूक ने नेपोलियन से लड़ने के लिए धनुर्धारियों का एक कोर बनाने की कोशिश की, सुरक्षित कह सकता हूं कि मेरी भौहें उठ गईं जैसे उसकी थीं। और जैसा कि मैं सिर्फ हथियार और कवच का छात्र नहीं हूं, मैं एक छात्र और उत्साही हूं। मैं लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं, काल्पनिक इतिहास का संदेहवादी हूं। इसलिए मैं इसकी गहराई में जांचता हूं, स्रोत का पता लगाता हूं और देखता हूं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। यह जानना रोचक होता है कि चीजें कहां से आई हैं और क्या उनमें सच्चाई है। अब इस मामले में मुझे वास्तव में नहीं लगता कि ऐसा है, इसलिए संक्षेप में यह कम से कम एक उचित इतिहास की किताब में दिखाई देता है, और वह है क्रिस्टोफर कोकर की 2008 में प्रकाशित वेलिंगटन एथिक्स एंड वॉर इन द 21वीं सेंचुरी। लेकिन जैसा कि वास्तविक इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताबों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आम है, जब यह एक छोटा सा स्वाद का टुकड़ा होता है, जैसे यह वे अपने स्रोतों का हवाला नहीं देते, जो मेरे जैसे लोगों के लिए वास्तव में निराशाजनक होता है। लेकिन मुझे लगता है मैंने इसे ढूंढ लिया है। तो 2005 में टाइम्स अखबार में ऐतिहासिक कथा लेखक बर्नार्ड कॉर्नवेल द्वारा लिखे गए एक पुस्तक समीक्षा में इसका एक संस्करण प्रकट होता है, और यह इतना समान है, मुझे पूरा यकीन है कि यह सही है। यह ह्यूसो की किताब द क्रूकेड स्टिक की समीक्षा थी। अब स्पष्ट रूप से कॉर्नवेल ने शार्प को बनाया। पात्र शार्प का एक लंबे समय तक चलने वाला शानदार शॉन बीन से सजी पुस्तकों की श्रृंखला, जिसे टीवी मूवीज में बदल दिया गया था। लेकिन उन्होंने एक बोमन आर्चर किरदार पर भी एक शार्प एस्क श्रृंखला बनाई थी। शायद इसलिए उन्हें पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए बुलाया गया था। यहाँ उद्धरण है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो मूर्ख नहीं थे, ने एक बार पूछा कि क्या इंग्लैंड में पर्याप्त आर्चर हैं जो लॉन्गबोमेन कोर बना सकें। उन्होंने यह 2010 में रॉबर्ट हार्डी की पुस्तक द ग्रेट वॉरबो के अपडेटेड संस्करण की प्रस्तावना में दोहराया, जिसमें अंग्रेजी वॉरबो को असाधारण हथियार कहा गया। वेलिंगटन मूर्ख नहीं थे, नेपोलियन से लड़ने के लिए लॉन्गबोमेन कोर बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस इंग्लैंड में पर्याप्त प्रशिक्षित आर्चर नहीं थे। 17वीं सदी की बहुत याद दिलाता है, कुछ 18वीं सदी के विलाप की धनुष बनाने की यह पुरानी कला, धनुष का उपयोग करना, इसके साथ हमारे दुश्मनों से लड़ना, सब कुछ खो गया था, लेकिन बहुत देर से। निश्चित रूप से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर वेलेस्ली का श्रेय है। अब मुझे कोई विचार नहीं है कि कॉर्नवेल ने यह कहां से उठाया। मेरा संदेह होगा कि तीरंदाजी समुदाय, शायद पुनर्निर्माण समुदाय, मुंह से मुंह तक की बात, जिसे हम फायर आर्म्स दुनिया में डर, अनिश्चितता और संदेह कानून कहेंगे। यदि आप संदर्भ जानते हैं तो अंक, लेकिन पहले के किसी भी लिखित सबूत की अभाव और 2005 से पहले का कोई भी निशान नहीं मिलने के कारण, और इस सोच की अविश्वसनीयता से, मैं आधिकारिक रूप से रॉयल आर्मरीज की तरफ से इसे शेनानिगन्स कह रहा हूं। आइए देखें ये कहां जाता है। अगर कोई 2005 से पहले का कुछ भी ढूंढ सकता है, और बर्नार्ड कॉर्नवेल का यहाँ का काफी कल्पनाशील दृष्टिकोण, कृपया ब्रैंडन से संपर्क करें और मुझे यकीन है वह मुझे भी बता देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतिहास में थोड़ी खुदाई करने का यह हिस्सा पसंद आया। सिर्फ कुछ डेस्कटॉप रिसर्च, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इसे सुलझाने के लिए पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, मुझे आशा है। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखना। तो दुर्भाग्य से इन मिथकों को शुरू करने के लिए वास्तव में उतना अधिक नहीं लगता है। एक व्यक्ति एक पुस्तक समीक्षा में एक मजेदार तथ्य फेंकता है, फिर यह दोहराया जाता है, थोड़ी देर के लिए विकिपीडिया पर आ जाता है,
अधिक से अधिक लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं, इसका संदर्भ देते हैं, इसे तथ्य की तरह मानने लगते हैं। अधिक से अधिक वैध प्रकाशन इसे उद्धृत कर सकते हैं, क्योंकि यह बस आपकी अपनी पुस्तक को मसालेदार बनाने के लिए यह रोचक छोटी जानकारी बन जाती है, और धीरे धीरे मूल अनुसंधान की सत्यता के बावजूद मिथक स्पष्ट सत्य बन जाता है। यह इन मिथकों में से कई का जीवन चक्र है। जैसे कि ब्रिटिश मस्किट को वास्तव में ब्राउन बेस नहीं कहा जाता था, और गाना ब्लैक बेटी का इससे सचमुच कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सरल छोटे बीज निर्माण के, अतिशयोक्ति के, झूठ के, अज्ञानता के, जो भी मूल हो, लेकिन ये छोटे बीज झूठ की महान सड़ती हुई बेलों में बढ़ सकते हैं, और फिर विशेष रूप से जब इतिहास के इतने सारे अन्य झूठे विचारों के साथ मिलाया जाता है, तो वे कुछ वास्तव में खतरनाक विचारों का निर्माण कर सकते हैं, जो पूरी कहानियों पर कब्जा कर सकते हैं। इतिहास एक विज्ञान है, और यह एक अस्थिर हो सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। ऐतिहासिक सटीकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह इन छोटे छोटे प्रतीत होने वाले नगण्य विवरणों की बात आती है, तो वे अंततः, चाहे वे अपने आप में हों या जब इन सभी अन्य छोटी गलतफहमियों के साथ मिलाया जाता है, व्यापक सांस्कृतिक निहितार्थ हो सकते हैं, और हम सभी को इतिहास के छात्रों के रूप में उनका शिकार न होने के लिए सावधान रहना चाहिए। ये एक निरंतर संघर्ष है, ऐतिहासिक अशुद्धता और उस सब के खिलाफ एक शानदार संघर्ष है। तो हर हाल में आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे शायद आपने कुछ नया सीखा हो। जैसा कि हमेशा, मेरे पेट्रियन समर्थकों का विशेष धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इस प्रकार के वीडियो बना पाता हूं अपने कामों को जारी रखने के लिए। और हां, अगर आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो मेरी वर्तमान पुस्तक को प्री ऑर्डर करना एक शानदार तरीका होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको सैन्य इतिहास में रुचि है और इसके दुखद पहलू को जानना चाहते हैं, तो दर्शन शास्त्र आपके लिए हो सकता है। यह एक संग्रह शैली पुस्तक श्रृंखला होने वाली है, जहां कई लेखक सैन्य इतिहास में वंचना, आघात और भयानकता के विषय पर लेख लिखने के लिए एक साथ आएंगे। मैं 1812 के युद्ध के न्यू ऑर्लियंस अभियान पर लिखने जा रहा हूं, जबकि अन्य लेखक अपनी परियोजनाओं पर पहले से ही लगे हुए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध से लेकर क्रीमियन युद्ध तक, और बीच बीच में और कई चीजें। तो अब यह आपके लिए छूट कीमत पर प्री ऑर्डर के लिए खुला है। यदि आप ऐसा करने के लिए तत्पर हैं, तो यह मेरी मदद करेगा लेखकों को उनके काम के लिए प्रदान करने में। लेकिन जल्दी कार्य करें, क्योंकि प्री ऑर्डर स्लॉट तेजी से खत्म हो रहे हैं, और उनके खत्म होने के साथ ही कीमत स्थिर रूप से बढ़ती जाएगी। लिंक्स विवरण में सभी हैं, लेकिन अन्यथा आप सभी का फिर से धन्यवाद, और अगली बार तक मेरे प्रिय दर्शक, मैं हूं, और मैं आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा।